हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे और माफ़ी चाहती हूँ कि वीडियो लाने में थोड़ी लेट हो जा रही हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। पहला प्रश्न है, हिंदी का पहला प्रतीकधर्मी नाटक इनमें से कौन सा है? तो हिंदी का पहला प्रतीकधर्मी नाटक है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामना। इसके अलावा कामना नाटक में मानसिक मनोभावों को पात्र के रूप में प्रदर्शित किया गया है, ठीक है, और इसका प्रकाशन वर्ष रहता है 1927 ईस्वी। इसके अलावा रजत शिखर नाटक सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता मोहन राकेश रहते हैं तथा लहरों का राजहंस के भी रचयिता मोहन राकेश रहते हैं, और लहरों का राजहंस भी एक नाटक विधा की रचना है। अगला प्रश्न देखेंगे, पुरानी हिंदी का नामकरण इनमें से किसने किया? तो पुरानी हिंदी का नामकरण चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किया। आगे देखेंगे, नेपथ्य राग किनका नाटक है? तो नेपथ्य राग मीराकांत द्वारा रचित नाटक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्वाचार्य किस सिद्धांत के प्रवर्तक रहे? तो मध्वाचार्य द्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक रहे। इसके अलावा शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक रहते हैं वल्लभाचार्य, विशिष्टता द्वैतवाद के प्रवर्तक रहते हैं रामानुजाचार्य तथा अद्वैतवाद के प्रवर्तक रहते हैं शंकराचार्य, ठीक है। आगे देखेंगे, सुषुप्ति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो सुषुप्ति का विलोम हो जाएगा जागृति। अगला प्रश्न देखते हैं, रश्मि लोक के रचयिता कौन रहे? तो रश्मि लोक के रचयिता रहते हैं रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया ग्रंथ है अणुभाष्य। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक रहे। इसके अलावा वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार रही? सहजोबाई ज्ञानाश्रय शाखा की रचनाकार रही। आगे देखेंगे, मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? तो मात्रिक छंदों में मात्रा 2 प्रकार की होती है, लघु और गुरु या हर्ष और दीर्घ, ठीक है। कुछ मात्रिक छंद इस प्रकार है। कुछ मात्रिक छंदों के नाम दोहा, सोरठा, चौपाई, बरवे, रोला, उल्लाला, कुंडलियां, छप्पे इत्यादि, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, दश रूपक किस प्रकार का ग्रंथ है? तो दश रूपक एक नाट्य संबंधी ग्रंथ है और इसके रचयिता रहते हैं धनंजय। धनंजय एक ध्वनि विरोधी आचार्य रहे हैं। आगे देखेंगे, कर्मनाशा की हार किसके द्वारा रचित कहानी है? तो कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित कहानी है। ये सत्य घटना पर आधारित कहानी मानी जाती है। आगे देखेंगे, कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? तो कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि त्रिपाठी की रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से अवधि का निजी छंद कौन सा है? तो इनमें से अवधि का निजी छंद है छप्पे। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से किस उपन्यास में मृणाल की आत्म पीड़ा को दर्शाया गया है? निम्न में से किस उपन्यास में मृणाल की आत्म पीड़ा को दर्शाया गया है? तो जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित त्यागपत्र नामक उपन्यास में मृणाल की आत्म पीड़ा का चित्रण हुआ है। इसके अलावा अपने अपने अजनबी अज्ञे की उपन्यास है, पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी की उपन्यास है और पानी के प्राचीर रामदरस मिश्र का पहला एवं महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यास रहा, ठीक है। आगे है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के लेखक कौन रहे? हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के लेखक रहते हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। आगे, ताई कहानी के लेखक कौन रहे? तो ताई कहानी के लेखक रहते हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। ताई कहानी के लेखक रहे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से मृदुला गर्ग का उपन्यास कौन सा है? इनमें से मृदुला गर्ग का उपन्यास है मैं और मैं, ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1984 ईस्वी। मृदुला जी द्वारा रचित यह एक नवीन विषय पर आधारित उपन्यास है। इस उपन्यास में समाज में एक स्त्री लेखिका का किस प्रकार शोषण किया जाता है, एक स्त्री लेखिका को किन संघर्षों का सामना करना पड़ता है, इसी विषय पर प्रकाश डाला गया है। कर्क रेखा उपन्यास है। कर्क रेखा उपन्यास शशि प्रभा शास्त्री द्वारा रचित है और पीली आंधी प्रभा खेतान द्वारा रचित उपन्यास है।
इसके अलावा मृदुला गर्ग के कुछ अन्य उपन्यास रहे। उसके हिस्से की धूप, कठगुलाब, चितकबरा, मिलजुल मन इत्यादि। ठीक है, उसके हिस्से की धूप उपन्यास मृदुला गर्ग द्वारा रचित उनका पहला उपन्यास माना जाता है। आगे देखेंगे मधुशाला का प्रकाशन वर्ष क्या रहता है। तो मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है 1935 ईस्वी। मधुबाला का प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी तथा मधु कलश का प्रकाशन वर्ष है 1937 ईस्वी। इन तीनों ग्रंथों को हालावाद का धर्म ग्रंथ माना जाता है, याद रखिएगा इसे। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, इन तीनों ग्रंथों को हालावाद का धर्म ग्रंथ माना जाता है। सुकुल की बीवी किसकी रचना है। सुकुल की बीबी किसकी रचना है। तो सुकुल की बीबी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कहानी है, जिसे उन्होंने विद्रोही तेवर में लिखा है। अर्थात इस कहानी में निराला जी का विद्रोही स्वर हमें दिखाई पड़ता है। निराला द्वारा रचित कुछ अन्य कहानियां रही, लीली, सखी, चतुरी चमार। ठीक है, अगला प्रश्न है वट पीपल के लेखक कौन रहे। तो वट पीपल के लेखक रहते हैं रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है रेखा चित्र की विशेषता किसमें होती है। तो रेखा चित्र की विशेषता उसकी तीव्रता में होती है। निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसकी रचना मीराबाई ने नहीं की है। तो प्रेम तत्व निरूपण की रचयिता मीराबाई नहीं रहती है, इसके रचयिता रहते हैं कृष्णदास। प्रेम तत्व निरूपण के रचयिता रहते हैं कृष्णदास। इसके अलावा गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, इन तीनों के रचयिता मीराबाई हैं। इनमें से जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी कौन सी नहीं है। तो इनमें से जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी नहीं है अमरवल्लरी। अमरवल्लरी अज्ञेय की कहानी है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय की कहानी है अमरवल्लरी। इसके अलावा जैनेन्द्र कुमार के कुछ अन्य कहानी संग्रह है खेल, फांसी, वातायन, ध्रुव यात्रा, एक रात, पाजेब, दो चिड़िया इत्यादि। ये तीनों रचनाएं भी यहाँ पे लिखी हुई है, ये सभी जैनेन्द्र कुमार की कहानी संग्रह है। फूल नहीं रंग बोलते हैं कि रचनाकार कौन रहे। तो फूल नहीं रंग बोलते हैं कि रचनाकार रहे केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न देखेंगे प्राकृत पैंगलम किस शास्त्र का ग्रंथ है। प्राकृत पैंगलम एक छंद शास्त्र का ग्रंथ है और इसके रचयिता रहते हैं हेमचंद्र, जैन आचार्य हेमचंद्र। अगला प्रश्न है वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन रहे। तो वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता रहते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। आगे देखेंगे ऋजु शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। तो ऋजु शब्द का विलोम हो जाएगा वक्र। ऋजु का विलोम वक्र। उषा प्रियमवदा की वापसी किस विधा की रचना है। तो उषा प्रियमवदा द्वारा रचित वापसी एक कहानी विधा की रचना है। वापसी कहानी पारिवारिक संबंधों की संवेदनहीनता पर आधारित है। इस कहानी का उद्देश्य पारिवारिक विसंगतियों तथा बिखराव को दर्शाना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचरितमानस की रचना कितने समय में पूरी हुई, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि रामचरितमानस की रचना कितने समय में पूरी हुई। तो 2 वर्ष 7 महीने। ठीक है, निम्न में से दंडीकृत ग्रंथ कौन सा है। दंडी द्वारा रचित ग्रंथ है काव्यदर्श। काव्यदर्श दंडी की रचना है। काव्य अलंकार के रचयिता रहते हैं भामा। साहित्य दर्पण के रचयिता रहते हैं विश्वनाथ तथा काव्य प्रकाश के रचयिता रहते हैं मम्मट। ठीक है, अगला प्रश्न है पराधीन सपनेहु सुख नाही उक्त पंक्ति किनकी है। पराधीन सपनेहु सुख नाही, यह पंक्ति तुलसीदास की है। आगे देखेंगे 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियां किस नाम से संकलित है। तो 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर नाम से संकलित है। माना जाता है कि इसमें 200 से भी अधिक कहानियों को शामिल किया गया है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किनकी पंक्ति है। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी यह रैदास की पंक्ति है। रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा संत दादू दयाल रैदास, संत पीपा, संत पलटूदास, ये सभी संत काव्यधारा से संबंधित रचनाकार रहे। अगला प्रश्न है छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचयिता कौन रहे। तो छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचयिता रहते हैं लाल कवि। इस प्रबंध काव्य में लाल कवि के द्वारा महाराजा छत्रसाल के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति
ये काट देंगे। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पे चामर सी, चंदन सी, चंद सी, चांदनी, चमेली, चारूचंद, सुधर सी। यहाँ पे च जो आया है ना लगभग सभी शब्दों में, तो वही वृत्यानुप्रास कहलाता है। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति अर्थात एक ही व्यंजन बार बार दोहराया जाए हर एक शब्द में, तो वहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। आगे देखेंगे, ग्वाल कवि किस काल के कवि है, तो ग्वाल कवि रीतिकाल के कवि रहे। ग्वाल कवि की प्रसिद्ध रचना रही रसरंग। ठीक है, इनकी कुछ अन्य रचनाएं यमुना लहरी, रसिकानंद, कवि दर्पण, दृगशतक इत्यादि। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र किनकी रचना है, तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर परसाई की रचना है। यह एकांकी विधा में रचित है। ठीक है, परसाई जी एक व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं। हरिशंकर परसाई की कुछ अन्य रचनाएं रही पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, निठल्ले की डायरी, प्रेमचंद के फटे जूते इत्यादि। अगला प्रश्न देखेंगे, सूफी काव्यधारा के पहले कवि कौन माने जाते हैं, तो सूफी काव्यधारा के पहले कवि मुल्ला दाऊद माने जाते हैं। इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना का नाम है चंदायन। जायसी की रचनाएं अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा। मंजन की रचना मधुमालती। कुतुबन की रचना मृगावती। ठीक है, इन सब के बारे में पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है, तो सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की है। इसके अलावा रसनिधि द्वारा रचित रतन हजारा, रसनिधि द्वारा रचित रतन हजारा जो एक रचना रही है बिहारी सतसई को आधार ग्रंथ मानकर लिखी गई है। ठीक है, आगे देखेंगे, गोरखवाणी का संपादन किसने किया, तो गोरखवाणी का संपादन किया डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। गोरखवाणी में नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ की रचनाएं संकलित हैं। अगला प्रश्न है, विशिष्टता द्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन रहे, तो विशिष्टता द्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक रहते हैं रामानुजाचार्य, थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने। शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक रहते हैं तथा मध्वाचार्य द्वैतवाद के प्रवर्तक रहते हैं। वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या रही, तो रीतिकालीन कवि वृंद द्वारा रचित वृंद सतसई एक नीतिपरक रचना रही जिसमें नीति से संबंधित लगभग 700 दोहे हैं। इनके द्वारा रचित वृंद द्वारा रचित कुछ अन्य रचनाएं रही पवन पच्चीसी, श्रृंगार शिक्षा, अलंकार सतसई, भाव पंचासिका इत्यादि। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन रहे, तो इनमें से वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य रहे कुंतक। भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक रहे तथा आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक रहे। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन आचार्य कवि नहीं है, ब्रजवासी दास एक आचार्य कवि नहीं है, जबकि केशवदास, भिखारीदास, चिंतामणि ये सभी रीतिकालीन आचार्य रहे। ब्रजवासी दास की रचना ब्रजविलास एक प्रबंध रचना के तौर पर प्रसिद्ध है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना सन 1961 ईस्वी में की गई। अगला प्रश्न देखेंगे, संतन को कहा सीकरी सौ काम, संतन को कहा सीकरी सौ काम, आवत जात पन्हिया टूटी बिसरी गयो हरिनाम। संतन को कहा सीकरी सौ काम, आवत जात पन्हिया टूटी बिसरी गयो हरिनाम। यह किसका कथन है, तो यह कुंभन दास का कथन है। आगे बढ़ेंगे, अंग दर्पण किस कवि की रचना है, तो अंग दर्पण रसलीन की रचना है। रसलीन की दो प्रसिद्ध रचनाएं रही अंग दर्पण और रस प्रबोध। ठीक है, अंग दर्पण का रचना काल रहता है 1737 ईस्वी तथा रस प्रबोध का रचना काल रहा 1747 ईस्वी। इसके अलावा रसलीन का पूरा नाम रहता है सैयद गुलाम नबी, रसलीन का पूरा नाम है सैयद गुलाम नबी, जबकि रसलीन इनका उपनाम है। आगे बढ़ेंगे, कुंदन को रंगू फीको लगे, कुंदन को रंगू फीको लगे, झलक अति अंगन चारू गुराई। ये पंक्ति किस कवि की है, कुंदन को रंगू फीको लगे, झलक अति अंगन चारू गुराई पंक्ति मतीराम की है। अगला प्रश्न देखेंगे,
केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? तो केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ रहा कवि प्रिया। इसके अलावा विज्ञान गीता, रतन बावनी, रसिक प्रिया, यहाँ पे प्रिया हो जाएगा, ठीक है, रसिक प्रियंका नहीं, यहाँ पे प्रिया हो जाएगा, रसिक प्रिया, ये तीनों रचनाएं केशवदास की ही रहती हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरित का प्रधान रस क्या है? उत्तर रामचरित के रचयिता रहते हैं भवभूति। उत्तर रामचरित भवभूति की रचना है और इसका प्रधान रस रहा करुण रस। उत्तर रामचरित का प्रधान रस रहा करुण रस, ठीक है। तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।